नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। बिहार के नालंदा थाना इलाके में घर के पास खेलने के दौरान एक 3 साल का बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला है। परिजनों का कहना है कि बच्चा अपनी मां के साथ बोरवेल के पास खेत में गया था। इस दौरान बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जुट गए। बच्चे के परिजन लगातार परेशान रहे, लेकिन बाद में काफ़ी लंबे समय तक कोशिश के बाद बच्चा बाहर निकल पाया है। हाँ, बच्चे सकुशल रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल चला गया है। अभी से एकदम ठीक था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही सलामत निकल के यहाँ से चला गया। चैलेंजिंग थी सर, आप देख रहे थे यहाँ पे लगभग 60 फीट अप्रोक्स 60 फीट नीचे थी। कई तरीका हम लोगों ने अपनाया, हर तरीका के लिए अलग चैलेंज। एक तरीका को मिस होने के बाद और चैलेंज बढ़ जाता हमारा। उस हिसाब से अनेक तरीका लगा करके बार बार इम्प्लाई करके फाइनली उसको निकाला गया। थैंक यू वेरी मच। तो इस समय हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। ये घटना, इसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। मनीष, जो जानकारी वहां से आई है, एक लंबी ये मेहनत के बाद बच्चे को बचाया जा सका है। ये बड़ी बात है कि बच्चा जो है वो बच गया है। वहां से क्या जानकारी और मिल पा रही है बच्चे के बारे में, और ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है? नगमा, जो बच्चा है वो सकुशल है, हेल्दी है। ये जो रिलीफ ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे उनका कहना है, और उसे फिलहाल नालंदा के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है और उसे कुछ देर अभी वहां रखा जाएगा। जब तक डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं करते हैं तब तक उसे उसके परिवार वालों को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। हालांकि परिवार वाले भी अभी फिलहाल अस्पताल में उसके साथ ही हैं। दूसरी बात, ये सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। उसका कारण जो रिलीफ ऑपरेशन में लगे लोग थे, उनका कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन था, या इस ऑपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो उन्हें मिलता गया। और एक तरह से वो कहते हैं कि हम भी लकी रहे कि हमें बच्चे को निकालने में, और बच्चा सकुशल है। ये इसमें सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कई बार अमूमन ये देखा गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है थोड़ा लंबा खींच जाता है। तो ऐसे में बच्चे को सुरक्षित बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार क्योंकि समय बहुत कम लगा, जिसके कारण बच्चा जो है वो स्वस्थ है। नगमा जी, ये बड़ी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी खत्म कर लिया गया और बच्चे को बाहर निकाला गया, और कोऑर्डिनेशन भी हुई कि बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सका। मनीष, ये जब ये हादसा हुआ था उसके बाद कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन और वहां पे जुटना रेस्क्यू टीम का, इसमें भी समय लग जाता है। देखिए, एक तो ये गांव जो है वो बिहार शरीफ शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको ये लग गया था कि ये बिना एनडीआरएफ के असिस्टेंस या उनकी मदद के बिना सफल नहीं होगा, इसलिए तुरंत एनडीआरएफ की टीम को रिक्विजिशन किया गया, जो कुछ घंटे के अंदर ही वहां पर पहुंच गई। क्योंकि आजकल एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं वो अलग अलग जिलों में भी उनकी तैनाती होती है, और अभी बगल में ही राजगीर में मलमास मेला चल रहा है, जहाँ पे उन्हें स्टैंड बाय रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बच्चा एक तरह से भाग्यशाली रहा, और जिला प्रशासन भी अब राहत की सांस ले रहा है कि वो सब कुछ जो है समय पे एक तरह से टाइमली इंटरवेंशन के कारण, और एनडीआरएफ के जवानों के एक आप कह सकते हैं कि उनकी कार्यकुशलता के कारण जो है बच्चे को सफल निकालने में एक तरह से कामयाब रहे। जी, धन्यवाद आपका मनीष। सही कहा आपने कि बहुत टाइमली इंटरवेंशन हुआ और बच्चा भाग्यशाली था, क्योंकि वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी पास में थी और फौरन पहुंच पाई और बच्चे को निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जल्द हुआ। इसलिए ये बच्चा जो है वो बचा लिया गया है, जो 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। अस्पताल में है, लेकिन वो सकुशल है। धन्यवाद आपका मनीष। और आगे बढ़ते हैं हम दूसरी खबर पे। महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर रायगढ़ में बचाव अभियान रोक दिया गया है। वहां पे आपको मालूम है कि यहाँ भूस्खलन हुआ था और इसके चलते बहुत सारे लोग मलबे में दबे थे। प्रशासन के मुताबिक 57 लोगों के मलबे में अब भी दबे होने की आशंका है, लेकिन लापता लोगों के परिजनों को भरोसे में लेकर बचाव अभियान बंद करने का फैसला लिया गया है। रायगढ़ में भूस्खलन के चलते 200 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। 143 लोगों को बचा लिया गया है और 29 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन के मुताबिक इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए खतरे की आशंका वाले 5 गांवों को
दूसरी जगह पर बचाया जाएगा। हमारे साथ सुनील सिंह हैं इस वक्त और जानकारी के लिए। सुनील, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब रुका है तो वहां पे जो स्थिति है वो अब कैसी है? भूस्खलन हुआ था और ये कहा जा रहा है कि अभी भी लोग उसमें दबे हुए हैं, लेकिन उम्मीद कम है कि लोग बचे होंगे, इसलिए शायद ये रोक दिया गया है। पर ये इलाका भी बहुत ज्यादा ऐसा है जहां पर भूस्खलन होता है क्या, कि इसलिए इन गांवों को, 5 गांवों को शायद दूसरी जगह पे भी बसाने की बात हो रही है? नगमा, ये जो इरसालवाड़ी है ये पहाड़ी पर थी। नीचे से ऊपर तक पहुंचने में पैदल कम से कम 1.5 से 2 घंटा ऊपर जाना पड़ता है, तब जाकर लोग जो राहत कर्मी वो पहुंच पा रहे हैं। चूंकि पूरी की पूरी पहाड़ी जो है वो खिसक कर भूस्खलन के द्वारा इरसालवाड़ी के 25 से 30 घरों पर आ गई थी और बताया जाता है कि 15 से 20 फुट 25 फुट तक का मलबा पूरा दबा हुआ है। और चूंकि पहाड़ी पर होने की वजह से, कोई सड़क नहीं होने की वजह से जेसीबी और बाकी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो हाथ से ही मैनुअली फावड़ों से या फिर फरसा कुदाल से ही बचाव कार्य करना पड़ रहा है। तो उसमें आज चौथा दिन है आज, और अभी तक जो है कि 2700 निकालने में ही कामयाबी मिल पाई है एनडीआरएफ को। और चूंकि उसके अंदर जानवर भी दबे हुए हैं, इंसान भी हैं, और मलबा पूरा हटा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लिहाजा तो सरकार ने, खास करके जो जिले के पालक मंत्री हैं उदय सामंत ने गांव वालों से बात की और एक जिला अधिकारी और सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अब इसके आगे खुदाई संभव नहीं है और किसी के जिंदा मिलने की अब उम्मीद भी नहीं है। तो लिहाजा वहीं पर आज मतलब कल से अब जो है खुदाई रोक दी जाएगी, जो भी बचाव कार्य है। और उसको लगता है कि इसके पहले पुणे के मालिक में भी इसी तरह का हादसा हुआ था और बहुत ही असंभव सा था पूरा मलबा हटा लेना। तो वहीं पर एक समाधि या स्मृति स्थल बनाया जाएगा, लेकिन ये सब पूरे गांव वालों के कंसर्न के साथ हुआ है। तो इसमें 228 लोग इस बस्ती में रहा करते थे, जिसमें से कि 143 लोगों को बचा लिया गया है। 27 के करीब मृत लोगों का शव मिला है और 57 लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन अब वो उनको उसी तरह ऐसा स्थिति में रखा जाएगा और आगे इस तरह की घटनाएं न हो और हादसे न हो, इसीलिए ऐसे जो भी गांव हैं, फिलहाल अभी यहाँ के आसपास के 5 गाँवों की बात की गई है जिनका पुनर्वसन किया जाएगा, लेकिन और भी इस तरह महाराष्ट्र की इस पहाड़ियों में जो रहते हैं उनका भी अब सर्वे की बात फिलहाल की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे हादसे में बच्चे क्योंकि नीचे आश्रम में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो 22 बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप या जो भी परिवार वाले हैं वो वहाँ दबे हुए हैं मलबे में। तो उन परिवारों को गोद लेने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं श्रीकांत शिंदे, उनका फाउंडेशन है वो उसने लिया है और आगे की पढ़ाई और उनका सब कुछ देख रेख बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई है, बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी देखरेख की एक बड़ी चुनौती है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद आपका सुनील सिंह। ये रायगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भूस्खलन के बाद की स्थिति खराब थी और बहुत सारे लोग अभी भी आशंका है कि मलबे में दबे होंगे, लेकिन अब ये जो काम चल रहा था वहां पर बचाव का उसे रोक दिया गया है। और अब दिल्ली की खबर। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बना हुआ है क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान के ऊपर है। लगातार जल स्तर को मॉनिटर किया जा रहा है और आज शाम के 4 बजे यमुना का जलस्तर एक बार फिर से 206.31 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान के ऊपर है। प्रशासन अलर्ट पर है और यमुना किनारे रह रहे लोगों के लिए ये मुनादी करवाई जा रही है। आज सुबह हथिनीकुंड बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब से लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन यमुना किनारे रह रहे लोगों को वहां से हटाने में जुटी हुई है। शरद शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, वहां से लोगों को फिर से हटाने का काम चल रहा है। वैसे बहुत सारे लोगों को पहले भी शरद हटाया गया है, उनको वापस नहीं वो गए हैं क्योंकि खतरा तो बना हुआ है। कभी पानी घटता है लेकिन दोबारा पानी बढ़ जाता है। आज भी हथिनीकुंड बराज से पानी जब छोड़ा गया उसके बाद पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो क्या इस समय जानकारी वहां से है, स्थिति कैसी है, आसपास कौन से इलाके हैं जहां से एक बार फिर से लोगों को हटाया जा रहा है? देखिए, ये तो लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था कि यमुना का जलस्तर था वो खतरे के निशान से ऊपर नीचे बार बार हो रहा था, लेकिन कल जिस तरह से उत्तराखंड में, हिमाचल में बरसात हुई थी, उसके बाद से पूर्वानुमान था कि आज जलस्तर बढ़ेगा और वो लगातार
बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को पहले भी हटाया गया था, लेकिन जैसे जैसे जल स्तर कम हुआ तो कुछ लोग जो हैं जहां जहां जमीन दिखनी शुरू हुई किनारे पर, वहां वो जाना शुरू हो गए थे। अब वहीं से ही जो है लोगों को हटाया जा रहा है। खासतौर से बोट क्लब के आसपास का इलाका है, यमुना बाजार के आसपास का इलाका है। जो लोग भी यमुना के आसपास दिख भी रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा भी देखे गए हैं जो कई बार खेलते हुए दिखाई देते हैं यमुना नदी के पानी में, तो उनको भी वहां से हटाने का, चेतावनी देने का ये काम चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक 206.7 मीटर पर यमुना का पानी पहुंचेगा। तो ये वो स्तर है जिसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि 207 के ऊपर या 207.5 के ऊपर जब जाता है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात होती है। अगर इतना रहता है तो कोई चिंता की ज्यादा बात नहीं लग रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार ही कल के बाद से 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी चल रहा है, 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी हर घंटे हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, उसके चलते जरूर जो है चिंता बढ़ रही है कि अगर लगातार ही इतना पानी आता रहेगा तो एक तो यमुना में जो जलस्तर है वो नीचे नहीं जाएगा, और इस बीच में अगर दिल्ली में बरसात हो जाती है तो अगर यमुना का जलस्तर ऊपर रहेगा तो जो नाले हैं जिनसे पानी होता हुआ यमुना में जाता है वो नहीं जा पाएगा, और उस सूरत में जो है जल भराव जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो अभी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं लग रही है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो फिर जो है चिंता की बात जरूर हो सकती है। जी, चिंता की बात तो फिर हो सकती है, लेकिन अभी भी एक तरह से जो लोग आसपास रहते हैं उनके लिए ये खतरा लगातार बना हुआ है। इसलिए सावधानी बरतने को कहा जा रहा है और प्रशासन इसमें जुटा है कि यमुना के किनारे आसपास बसे हुए लोगों को वहां पर से हटाया जाए। और ये भी कहा गया, खबर आ रही है कि हिंडन नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ा है, जिसके चलते नोएडा और गाजियाबाद के कई निचले इलाकों में भी पानी घुसा है। तो धन्यवाद आपका शरद, और इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा निशाना महिलाओं को बनाया गया है। जिस 4 मई के वायरल वीडियो के बाद अब पूरे देश में नाराजगी, रोष दिखाई दे रहा है। उसी दिन को लेकर एक और दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी भी मिली है। खबर के मुताबिक उसी दिन कांगपोकपी में भी कुछ इसी तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया। एक FIR के मुताबिक यहां भी 2 महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में हैवानियत की शिकार 21 और 24 साल की दोनों महिलाएं कोनुंग मामंग इलाके में कार वॉश का काम करती थीं। इनमें से एक पीड़ित की मां ने 16 मई को 0 FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक इस केस में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि इसकी जिम्मेदार वहां की बीजेपी सरकार है और महिलाओं से ऐसा दुर्व्यवहार चिंताजनक है। चिंताजनक है, बर्बर हत्या, बर्बर नग्न व्यवहार, एक महिलाओं को नग्न परेड करवा करके आप क्या करना चाहते हैं? जो कुछ आया है सामने वह शर्मसार करने के लिए दुनिया के सामने। भारत की जो महिला प्रधान संस्कृति वाला देश है, जहाँ देवी के रूप में महिला की पूजा की जाती है, उस देश के अंदर इस तरीके के व्यवहार की कोई कल्पना कर सकता है? तब भविष्य में मणिपुर में भाजपा नित सरकार बन सके, उसके लिए मणिपुर को आग में झोंक दिया गया और महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार की घटना के लिए कोई नहीं, केवल भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मणिपुर के मौजूदा हालात को सबके लिए दुखद बताते हुए बीजेपी पर से सवाल पूछा है। कहा है कि ये सब कुछ कुर्सी के लिए ही किया जा रहा है। मणिपुर में आप कैसे इंसिडेंट देखते हैं? एक और वायरल वीडियो आ जिसमें का एक पर्सन को देखिए, मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है, एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमारी भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे
कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। मणिपुर के साथ साथ बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के साथ जो हैवानियत हुई है उस पे लगातार सियासत हो रही है। केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ये बात दोहराई है कि महिलाओं के प्रति अपराध राज्यों की जिम्मेदारी है और जहां तक चर्चा की बात है तो हम संसद में चर्चा को तैयार हैं। किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। असम के परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन मसौदा प्रस्ताव पर अपनी 3 दिवसीय जन सुनवाई में चुनाव आयोग को विभिन्न समूहों से 1200 से अधिक विचार मिले हैं, जिनको लेकर चुनाव आयोग मूल्यांकन करेगा। लोगों ने विधानसभा क्षेत्रों का नाम बदलने जैसे मामलों पर अलग अलग विचार इसमें साझा किया है। 20 जून को जारी असम डेमोलिशन ड्राफ्ट पर सुझाव, ऐतराज और प्रस्तावों के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम की गुवाहाटी में 3 दिन की सुनवाई। विपक्षी दल इस मसौदे को बीजेपी के हिसाब से बता रहा है। ऐतराज इस बात पर है कि इसके कुछ बिंदु 2011 की जनगणना के हिसाब से ना होकर 2001 के हिसाब से हैं। असम विधानसभा की 125 और लोकसभा की 14 सीट बरकरार हैं, लेकिन सीमाएं बदल दी गई हैं। इसीलिए राजनीतिक इरादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे कालियाबोर सीट कांग्रेस के गढ़ रही है और ये 2 बार के सांसद कांग्रेस के गौरव गोगोई की सीट है। इसे फेरबदल करके काजीरंगा बना दिया गया है, लेकिन ये अकेली सीट नहीं है जिसे लेकर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के दिलीप साकिया की मंगलदोई और पलब लोचन की तेजपुर सीट का भी पुनर्गठन किया गया है। बीजेपी के नेता और असम विधानसभा के स्पीकर विश्वजीत दाईमरी की सीट पानेरी और वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी की सीट धर्मपुर के अस्तित्व का भी सवाल पैदा हो रहा है। अगर मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जालू कबारी सीट भी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा 2001 से इस सीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। असम में 30 विधानसभा क्षेत्र में उलटफेर हो सकता है और 4 लोकसभा क्षेत्र भी नए रूप में दिख सकते हैं अगर असम का डीलिमिटेशन, असम का जो ड्राफ्ट डीलिमिटेशन निकला है उसके आधार पे हो। There is no discrimination in our party. हमारी पार्टी में परिसीमन के मसौदे को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम इसका स्वागत करते हैं। Very much happy because this is a safeguard for indigenous people of Assam. We requested Election Commission of India that as the असम में परिसीमन रुका हुआ था क्योंकि एनआरसी का प्रकाशन नहीं हुआ है। अब भी वही हालात हैं। साथ ही 2 मामले अदालत में हैं। इसलिए हमारी चुनाव आयोग से गुजारिश है कि वो प्रक्रिया को रोक दें। 5 जुलाई for final hearing. कुछ खामियां हैं। अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों से जुड़ी सीटें कम हो गई हैं और एसटी वाली सीटें बढ़ गई हैं। 332 is violated. AIUDF अपने ऐतराज लेकर अदालत जा रही है। कांग्रेस समेत 10 और विपक्षी दलों ने भी ड्राफ्ट को चुनौती देते हुए अदालत की शरण ली है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमलावर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मुद्दों को लेकर अपनी बात रखता हूं और दिग्विजय सिंह ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिस पर ऐसी ही तल्ख प्रतिक्रिया देना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इसी साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा इस बार 200 से ज्यादा सीटें लेकर वो आएंगी। दिग्विजय सिंह सीधा आप पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि नाम लेके बताओ। वो कहते हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वसूली हो रही है आपके डिपार्टमेंट में। भाई दिग्विजय सिंह जी स्वाभाविक रूप से कहेंगे साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। उन्हें 10 साल ऐसी चलाई है ना सरकार, तो वो तो उनको वैसे ही वैसा दिखेगा। पर आप भी जब भी हमला करते हैं सबसे ज्यादा आप राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को ही ले आते हैं। मैं तो जो विषय वस्तु होती है उस पर हमला करता हूँ, विषय से इधर उधर नहीं जाता मैं कभी। अब जो दिग्विजय सिंह अगर ये बात कहेगा स्वाभाविक रूप से कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वैसे काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुनाई जिस व्यक्ति को देने लगे, जो कहीं की मस्जिद का फोटो मध्य प्रदेश में दंगा कराने के लिए लगा दे के खरगोन की मस्जिद पर झंडा फहरा दिया भगवा रंग का, ये दिग्विजय सिंह जी का। कहीं पाकिस्तान के पुल को यहाँ का पुल टूटा हुआ जो अपने ट्वीट पे बताता हो, उस दिग्विजय सिंह की चर्चा आप लोग करते हो, मेरे को भी अचंभा होता। जिसका झूठ लगातार प्रमाणित हुआ हो, लगातार जिसका झूठ प्रमाणित हुआ। पर आप तल्ख क्यों है इतना उनको लेकर के? मैं बिल्कुल भी तल्ख नहीं हूँ। मैंने कहा मैं विषय वस्तु को लेकर रखता हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश को बदनाम करने में कोई कसर ना रखे। क्यों करते हैं ऐसा? वो पता नहीं, वो उसके लिए अपने तर्क देते हैं कि मेरे जीवन का मिशन है। आपके जीवन का मिशन है अगर लादेन जी कहने का, आप वो जो दंगा हुआ था उसका वहाँ पर सोनिया जी को ले गए थे, वो आंसू बाटला हाउस वाला, जो बम्बई के हमारे दंगे पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करें और आतंकवादियों को श्री और जी लगा के बोले, उसके बारे में क्या कहूँगा। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहे, और जाकिर नाइक को मैं अगर जैसे शांति दूत नजर आते हो और उस पर आप चाहते हो कि हम बोले भी ना, मैं तो इस पक्ष का हूं कि इसके जाकिर नाइक से क्या रिश्ते हैं, ये भी जनता के सामने आना चाहिए। पर ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। मतलब गंभीर बात कह नहीं रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं और चैनल पे बोल रहा हूं, कोई छुप के बोल रहा हूं क्या? तो वायरल थोड़ी जांच कराएंगे, ये अलग विषय है। पर मेरी मान्यता है कि इसके रिश्तों को आना चाहिए समाज के बीच। पर सर बतौर गृहमंत्री जब आप ये बात कहते हैं तो इसकी गंभीरता बढ़ जाती है, खासकर 2 बार के मुख्यमंत्री हैं वो राज्यसभा सांसद। मैंने ये कब कहा कि नहीं है मुख्यमंत्री? मैंने अपनी बात कही है, मैं उनके कसीदे क्यों पढ़ूंगा? तो अनुराग द्वारी से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ये पूरी बातचीत देखिए कल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वेबसाइट पर mpcg.ndtv.in। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही।